मसीह का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ हम ऐसी खबरों पर चर्चा करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं, आपकी जेब पर असर डालती हैं और उस खबर का किस तरीके से असर आपके ऊपर पड़ने वाला है, देश पर पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, इसका विश्लेषण मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी करते हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को और सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस पर बातचीत होगी वो ये कि दाल की महंगाई एक बार फिर से सरकार को परेशान कर सकती है। दाल की महंगाई से सरकार घबराती हुई दिखाई क्यों दे रही है। इसके अलावा यूरोप में एक नया कानून आया है और उसके कानून को लेकर के हिंदुस्तान में क्या चर्चाएं हैं, किसे उससे डर लगता है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। और एयर इंडिया किस झमेले में फंसी है ये भी हम बातचीत करेंगे। और बायजूस इतनी छोटी कैसे रह गई, दागियों से समझौता नहीं चाहते हैं बैंक, इस पर भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा। और अदानी समूह के खिलाफ हो रही है फिर नई जांच, कौन सी जांच है, करेंगे आज के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा और एक एक विषय को धीमे धीमे करके सुलझाने की कोशिश करेंगे और अंशुमान जी से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से कि तुअर दाल की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से खुले बाजार में तुअर बेचने का फैसला लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए करीब 1.5 लाख टन तुअर खुले बाजार में बेचेगी। इस साल देश भर में तुअर का उत्पादन घटने का अनुमान है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते एक साल के दौरान रिटेल मार्केट में तुअर दाल का भाव करीब 44% बढ़ चुका है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मंगलवार को दिल्ली में तुअर का भाव 148 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया, जो कि एक साल पहले 103 रुपये था। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि दाल पे बातचीत करें उससे पहले जरा मानसून की अपडेट आप बताते रहते हैं, अभी कुछ स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है? मानसून का ही असर है कि दाल की कीमतों को लेकर सरकार इतनी बेचैन दिखाई दे रही है कि दाल के ओपन मार्केट सेल की अब खुले बाजार में बेचने की कोशिश की जा रही है या तैयारी की जा रही है। इस पर हम आगे बात करेंगे। मानसून के जो ताज़े आंकड़े आए हैं वो मानसून की स्थिति लगभग वैसी ही बता रहे हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें समझ में आई दिख रही हैं मानसून के आंकड़ों में, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। भारत में हाल फिलहाल के दशकों में ऐसा नहीं देखा गया। जैसे एक आंकड़ा आया कि केरल में मानसून की बरसात में 69% की डिफिशियंसी है। आमतौर पर केरल में मानसून की बरसात में कभी कमी नहीं पाई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा आंकड़ा आया है कि केरल और पूरा जो निचला इलाका है उस इलाके में केरल में करीब 65% की कमी दिख रही। तटीय कर्नाटक के इलाके में, ये वो इलाके हैं जहां मानसून कितना भी कमजोर हो अच्छी बारिश जरूर करता था विपुल। इन इलाकों में कभी पानी की कमी नहीं होती थी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये दो ऐसे हिस्से हैं जो सूखे से प्रभावित इलाके हैं। यहाँ पर पानी बरसात की कमी करीब 70 से 80% है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 78 और 59% के आसपास पानी की कमी दिखाई दे रही। तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, झारखंड, अब अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको दिखाई देगा कि मानसून नॉर्मल तो कहीं से नहीं है। सामान्य मानसून की जो परिभाषा उस हिसाब से ये कहीं नहीं है, बल्कि एक देश का एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से को झेल रहा है। और यही वजह है कि सरकार को अब महंगाई से निपटने की, अनाजों की महंगाई से निपटने की रणनीति पर नए सिरे से काम करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या दाल की जो ओपन मार्केट सेल की जाएगी उससे आपको लग रहा है कि कीमतों में असर देखने को मिलेगा? शुभम, ये विपुल अभी तक की जो स्थिति उसमें ओपन मार्केट सेल्स की जो कोशिशें हुई बहुत कामयाब नहीं दिखी। हमने गेहूं के मामले में देखा, सरकार ने ओपन मार्केट की सेल भी की, लेकिन उसके बाद भी गेहूं की कीमतों में कमी नहीं आई। सरकार दाल के आयात के साथ के खोलने का फैसला भी कर चुकी है, स्टॉक लिमिट्स भी लगाने के फैसले कर चुकी है, लेकिन जो अंतर्धारणा है बाजार में दलहन की को लेकर वो काफ़ी मजबूत और महंगाई की तरफ दिखाई दे रही है। जैसा हमने अभी आंकड़ों में जिक्र किया और आपको बताया कि जिन इलाकों में दाल की खेती सबसे ज़्यादा होती, दलहन की बुआई सबसे ज़्यादा होती, वहाँ सूखे जैसे हालात हैं, वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये कोशिशें भी शायद दाल की कीमतों को फिलहाल थाम नहीं पाएंगी, ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ओपन मार्केट में सेल से सरकार थोड़ा सा सेंटीमेंट को बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन सर, अभी जो आप मानसून के आंकड़े बता रहे हैं कि जो चिंताजनक है, उससे निश्चित रूप से बुआई को और बुआई के भी जो आंकड़े हैं उससे आपको लग रहा है कि अब जो सरकार की अनाज वितरण की नीति चल रही थी उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या वो प्रभावित होगी इससे? यहाँ मामला काफ़ी उलझ चुका है और इसमें राजनीति भी अब शामिल हो गई है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी केंद्रीय पूल से अनाज देती थी, जिसके जरिए वो अपनी सस्ते या मुफ्त अनाज की स्कीमें चलाती थी, जिसमें कि अन्नभाग्य स्कीम कर्नाटक का है की है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान पड़ी हुई है। अब दिख रहा है कि क्योंकि सरकार के पास अनाज का भंडार पर्याप्त नहीं है, गेहूं की खरीद की कोशिश के बाद भी
सरकार को गेहूं नहीं मिला क्योंकि बाजार में मंडियों में गेहूं ज़्यादा महंगा था। खरीफ को लेकर अभी स्थितियां बड़ी असमंजसपूर्ण बनी हुई हैं। बुआई का रकबा पिछले साल से कम है, धान की उपज कितनी हो पाएगी कि नहीं। दूसरी चीज़ें पानी की बारिश ज़्यादा देर से होने से और नमी की कमी के कारण ईल्ड में भी, धान की पैदावार में भी कमी की संभावना है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार इस दुविधा में है कि वो अपनी मुफ्त अनाज स्कीम या सस्ते अनाज की स्कीम को चलाने के लायक भी अनाज जुटा पाएगी कि नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि उतना अनाज तो उसके अलावा बफर स्टॉक में अनाज होना चाहिए जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और इसलिए अब जो राज्यों में चलने वाली अनाज की स्कीम है उन पर गहरा संकट आ गया है। कर्नाटक की स्कीम के को चलाने के लिए उनके पास राइस नहीं है। बंगाल में भी इस तरीके की समस्या आ रही है। तो अब केंद्रीय पूल के में इतना अनाज नहीं होगा कि वो राज्यों को भी अपनी तरफ से जो मुफ्त या सस्ता अनाज देते हैं उसे बांटने के लिए की आपूर्ति की जा सके। और इसलिए इस साल खाद्य अर्थव्यवस्था पर, सरकार के अनाज भंडारों पर गहरा दबाव रहने वाला है। तो सरकार के खाद्य भंडारों पर रहने वाला है दबाव, और इस पर जो है नज़रें हमारी आगे भी रहेंगी। जिस तरीके से मानसून प्रोग्रेस करता रहेगा हम एक खबर का विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन इस बीच यूरोपियन यूनियन में एक नए कानून को बनाए जाने पर काम हो रहा है, और वो कानून बना तो भारत से यूरोपियन यूनियन को निर्यात प्रभावित हो सकता है। नए कानून के तहत उन कंपनियों से आयात पर पेनल्टी लगाई जाएगी जिनमें श्रम पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन होता है। हालांकि इस कानून का भी ड्राफ्ट ही बन रहा है, लेकिन आशंका ये है कि इसके पास होने पर भारत से यूरोप को निर्यात पर असर पड़ेगा। सर, ऐसा क्या है यूरोपियन यूनियन के इस कानून में जिसको लेकर के भारत के अंदर चिंताएं शुरू हो गई हैं? काफ़ी बेचैनी है इस नए कानून को लेकर यूरोपियन यूनियन की, और इसमें दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनके कारण भारत की कंपनियां काफ़ी बेचैन हैं। अब भारत सरकार इस मामले में दखल कर देने की भी कोशिश कर रही है, पर यूरोपीय समुदाय का अपना कानून है, इसलिए भारतीय कंपनियों को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो इस कानून का एक प्रावधान है जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। यूरोपीय समुदाय पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित है, काफ़ी जागरूक है और इस तरीके के कानूनी उपाय कर रहा है जिससे उन उद्योगों को हतोत्साहित किया जा सके पूरी दुनिया में ट्रेड में, जिनसे पर्यावरण को खतरा होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है और गर्मी बढ़ने का खतरा है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, श्रम अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके भी नियम इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ये बहसें आज से 20 साल पहले होती थी, लेकिन ये बहसें वापस लौट रही हैं श्रम नियमों के उल्लंघन की। और इस व्यवस्था के तहत, इस कानून के तहत भारत के जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि भारत के छोटे उद्योग परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय देशों को कई सारी चीज़ों का आयात करते हैं, और भारत की स्मॉल इंडस्ट्री भारत के निर्यात में एक बड़ा हिस्सा रखती है। जो इसके अंदर प्रावधान है उस हिसाब से अगर कोई भी कंपनी ह्यूमन राइट्स का, लेबर राइट्स का उल्लंघन करती पाई गई, यानी श्रम और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती पाई गई, या उसने ऐसा कोई काम किया जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचती उसके किसी काम से, और वो किसी भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, तो उस कंपनी के ऊपर $8 मिलियन रुपए तक की, मतलब 80 लाख रुपए से लेकर 2% तक का जो ग्लोबल सेल्स है कंपनी का इतना जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये काफ़ी बड़ा जुर्माना होने वाला है, और चूंकि इस पर बेहद सख्त नियम है, इंक्वायरी के बाद ये जुर्माना लगाया जाएगा, तो कंपनियों के लिए ये डरना स्वाभाविक है। इसके साथ ही कुछ और कानून भी हैं यूरोप के, जो जंगलों को लेकर, पेड़ों को लेकर हैं, उन कानूनों का असर भी इसमें दिखाई देगा। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को लेकर, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी लॉ है, उनका असर इसमें दिखाई देगा। और इसमें जो फाइन्स लगाने का, पेनल्टी लगाने का प्रावधान है वो काफ़ी भारी और काफ़ी तीखा है, जिसको लेकर भारत की कंपनियों में, जो खासतौर से यूरोपीय समुदाय को निर्यात करती हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, उनमें बेचैनी दिख रही है। चले, तो यही वजह है कि भारी पेनल्टी का डर है, जिसकी वजह से अभी से ड्राफ्ट बनने के समय से ही लोगों के अंदर, कंपनियों के अंदर चिंताएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस दौरान, मार्च तिमाही के दौरान आयात पर खर्च घटने और सर्विस निर्यात में बढ़ोतरी की वजह से चालू खाते के घाटे में कमी देखने को मिली है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मार्च तिमाही के दौरान चालू खाते का घाटा सिर्फ $1.3 अरब दर्ज किया गया, जो कि जीडीपी का सिर्फ 0.2% है। सर, ये जो कमी देखने को मिली है, इसकी बड़े कारण कौन कौन से हैं जो आंकड़े आए हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट किसी देश के अंदर विदेशी मुद्रा की आमद और निकासी का अंतर बताता है हमको कि कितनी विदेशी मुद्रा हुई और आई और कितना गई। ये जो आंकड़ा है तिमाही का, इसमें दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत के निर्यात में केवल सर्विसेज निर्यात थे जिनमें बढ़ोतरी दिखाई दी, लेकिन जो बड़ी कमी आई है वो कच्चे तेल की कीमत के आयात की कीमत कम होने के कारण हुई, क्योंकि इस तिमाही में हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत को $70 से $80 के बीच देखा। भारत का जो इंडिया की बास्केट है उसकी कीमत $80 के आसपास थी,
और इसलिए भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट में भी कमी आई और उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सर्विसेज का थोड़ा निर्यात बढ़ता हुआ दिखाई दिया इस तिमाही में। ये निर्यात कितना स्थायी रह पाएगा ये हमें अगली तिमाही में दिखाई देगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर भारत में आयात भी कम हुआ, यानी अर्थव्यवस्था में मांग कम होने के कारण इंपोर्ट्स में भी कमी आई। इन दो वजह से भारत के चालू खाते के घाटे में गिरावट दिखाई दे रही है। ठीक। इधर एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को लेकर के देश के प्रतिस्पर्धा आयोग को कुछ आपत्तियां हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए आयोग ने विलय को लेकर के एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है। रिपोर्ट में कहा गया कि विलय की वजह से आयोग को एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा कम होने की आशंका है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये नोटिस भेजा गया है। घरेलू एविएशन सेक्टर में फिलहाल 2 कंपनियों का दबदबा है। अधिकतर कारोबार इंडिगो के पास है, उसके अलावा एयर इंडिया से जुड़ी कंपनियों के पास ज़्यादा कारोबार देखने को मिल रहा है। सर, ये सीसीआई को शक किस बात का हो रहा है? क्या इस बात का डर है कि कंपटीशन कम होगा तो प्राइसेस भारी हाइक हो जाएंगी, या कुछ और कंसर्न आपको दिखाई दे रहे हैं? भारतीय एविएशन बाजार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा के नियमों के हिसाब से नहीं है, और कंपटीशन कमीशन को इसमें एयर इंडिया एक नई मोनोपोली बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बाजार में आमतौर पर एक मोनोपोली ही है। अगर आप बाजार के मौजूदा हिस्से को देखें विपुल, तो करीब करीब 61 से 62% टोटल पैसेंजर ट्रैफिक के मार्केट में इंडिगो का हिस्सा है। इंडिगो सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिगो का सबसे बड़ा बाजार हिस्सा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है, जो बड़ा दूसरा ऑपरेटर हो जाएगा, वो एयर इंडिया हो जाएगा। दिक्कत इस बात को लेकर है, कंपटीशन कमीशन ने जो एयर इंडिया से सवाल पूछा है, जिस पर सवाल उठाया, वो ये है कि एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद अगर एयर इंडिया और उसकी विस्तारा का मर्जर होता है, विलय होता है, जिसकी तैयारी चल रही है, तो बाजार में इनकी हिस्सेदारी करीब 18% हो जाएगी दोनों को मिलाने के बाद। लेकिन अगर बाजार इसमें एयर एशिया के को भी शामिल कर लिया जाए, जो इसी समूह की कंपनी है, तो हिस्सेदारी 26% हो जाएगी। और अगर आप इंडिगो और एयर इंडिया समूह, जिसमें विस्तारा, एयर एशिया दोनों शामिल होंगी, मिला लें, तो ये 2 कंपनियां भारत का करीब 85 से 90% मार्केट कैप्चर कर रही होंगी। गो फर्स्ट की विदाई के बाद, गो फर्स्ट के संकट में फंसने और दिवालिया होने के बाद, स्पाइस जेट में आने वाली तमाम सारी समस्याओं के बाद, अकासा की भी शुरुआत बहुत छोटी है। भारत का एविएशन बाजार पूरी तरह से 2 कंपनियों के हवाले होने जा रहा है। कम से कम अभी 3 अलग अलग एयरलाइंस हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। लेकिन पर एक बड़ी छतरी होगी एयर इंडिया की, जिसके नीचे एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया के ब्रांड होंगे। ऐसी स्थिति में मार्केट में किराए बढ़ने, कार्टेल्स बनने और मनमानी कीमतें वसूलने का खतरा जो मोनोपोली और डुओपोली बाजारों में होता है, वो दिखता है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, उसमें कंपटीशन कमीशन सवाल भले ही उठाए, पर ये सच्चाई है कि भारत का एविएशन बाजार डुओपोली की तरफ जा रहा है, लगभग उसी तरह जैसे भारत के कम्युनिकेशन बाजार में हमें दूरसंचार मोबाइल के बाजार में दिखाई देता है। तो पहले मोबाइल और अब एविएशन सेक्टर में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं बायजूस की। एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कंपनी के दिग्गज निवेशक प्रोसेस ने उसकी वैल्यूएशन में अब भारी कटौती की है। प्रोसेस ने निवेशकों के सामने रखी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बायजूस की वैल्यूएशन सिर्फ 5.1 अरब डॉलर आंकी है। इससे पहले बायजूस ने 22 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर फंडिंग जुटाई थी। प्रोसेस से पहले बायजूस के एक और निवेशक ब्लैक रॉक ने भी उसकी वैल्यूएशन को घटाया था। प्रोसेस ने भारतीय फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी के घाटे में बढ़ोतरी का अनुमान भी जारी किया है। प्रोसेस ने यह भी कहा कि 2022 के दौरान स्विगी का घाटा 80% बढ़ा है। उधर एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस साल भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की लिस्ट में सिर्फ 3 कंपनियां शामिल हुई हैं। देश में अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का आंकड़ा घट करके 83 रह गया है, जो कि 2021 में 100 से भी ऊपर था। सर, अब बायजूस के भविष्य को लेकर के किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है? क्या सर्वाइव कर पाएगी बायजूस? तमाम जांचें, और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी इसको लेकर के। बायजूस 3-4 अलग अलग तरीके की मुश्किलों में घिरी हुई, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी थी, जिसको देश में स्टार्टअप का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता था। उसकी स्थिति अब ये है कि डेट डिफ़ॉल्ट हो चुका है, कर्ज में कंपनी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, अदालती कार्रवाई में फंसी हुई है। कंपनी के ऊपर ये आरोप है कि उसने कर्मचारियों का पैसा नहीं दिया है, ईपीएफओ में पैसा नहीं दिया है, और अब पता चला है कि उसने वो पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। पर जो सबसे बड़ा फैसला और किसी भी स्टार्टअप के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है, उसका वैल्यूएशन होता है, उसका वैल्यूएशन गिरने का होता है। और अब जो फैसला हुआ है, जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में दुनिया के सारे बड़े निवेशकों ने, जिन्होंने बायजूस में निवेश कर रखा था, उन्होंने बायजूस के वैल्यूएशन में, उसकी कीमत में कमी की है।
उसके मूल्यांकन में कमी की है। इस मूल्यांकन में कमी के बाद $22 बिलियन की कंपनी अब केवल $5-5.5 बिलियन की कंपनी रह गई है। यानी आप मान के सकते हैं कि बायजूस अगर एक बहुत विराट गुब्बारा थी तो सो वो फूल कर अब एक छोटा सा बबल रह गई है, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखें। होता क्या है, जब वैल्यूएशन कट होता है तो कंपनी के पास, कंपनी के जो मौजूदा निवेशक हैं वो ज़्यादा बेचैन होते हैं भागने के लिए, क्योंकि उन्होंने कंपनी को खरीदा था ₹22 पर, कंपनी की कीमत रह गई ₹5, यानी उनका जो निवेश था उसकी वैल्यू भी उस वैल्यूएशन घटने के साथ घट गई। और दूसरा, स्टार्टअप के फंडिंग में आने वाले समय में बायजूस को पैसा मिलना लगभग असंभव होता दिख रहा है। कर्ज भी लेना मुश्किल हो जाएगा, कर्ज लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वैल्यूएशन पर $22 बिलियन के वैल्यूएशन पर जो पैसा उठाया गया था उस गिरते गिरते जब यहाँ आ गया तो नए निवेशक इस वैल्यूएशन पर पैसा देने को तैयार नहीं होंगे। और ये बायजूस के लिए अब सर्वाइवल के संकट की तरफ बढ़ने की तैयारी है। हालांकि दूसरी तरफ कर्मचारियों के मामले में एक राहत वाली खबर आई कि बायजूस ने करीब 97% बकाया जो कि उसे प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों का देना था उसे प्रोविडेंट फंड को देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कुछ पैसा फंसा हुआ है। लेकिन सर कंसर्न तो है, क्योंकि पूरे स्टार्टअप्स के स्पेस को लेकर के अगर हम देखें तो एक समय 2021 में कितनी धूम मची हुई थी, अब नौकरियां भी जा रही हैं, वैल्यूएशन भी घट रही है, अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो 100 से घट के 83 रह गए हैं। अभी ये कितना बड़ा कंसर्न आप पूरे स्टार्टअप्स के लिए मान रहे हैं भारत? स्टार्टअप स्पेस में जैसे एक और भी बड़ी खबर आई स्विगी के मामले में, क्योंकि स्विगी के घाटे में बड़ी बढ़ोतरी हुई है जब स्विगी को लेकर, और बाकी स्टार्टअप्स के घाटे भी बढ़े हुए हैं। स्टार्टअप स्पेस में बायजूस जैसी समस्या लगातार सब जगह दिखाई दे रही। 2-3 बड़े घटनाक्रम स्टार्टअप स्पेस में दिख रहे हैं। पहला ये कि कंपनियों के वैल्यूएशन कट हो रहे हैं, वैल्यूएशन कट होने के कारण उनके मौजूदा निवेशक बेचैन होकर भाग रहे हैं छोड़ कर, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जिस कीमत पर इस बिजनेस को खरीदा था, इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी, उसकी वैल्यू ही नहीं बची है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि आप पूरी दुनिया में स्टार्टअप की फंडिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग में गिरावट आई, करीब 90% के आसपास फंडिंग गिर चुकी है, तो इन कंपनियों को नया पैसा नहीं मिल रहा है। कर्ज के जरिए स्टार्टअप को चलाने की मजबूरी आ गई है, पर कर्ज भी अब महंगा है, पूरी दुनिया में भी महंगा है और भारत में भी महंगा है, तो कर्ज के दम पर स्टार्टअप कैसे चलाए जा सकते हैं, घाटे वाला बिजनेस कैसे चलाया जा सकता है कर्ज लेकर। और इसके अलावा कर्मचारियों की छटनी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसका नतीजा यह है कि भारत की यूनिकॉर्न स्टोरी, जो पिछले साल की बेहद चमकती हुई कथा थी, और एक कहा जाता था कि हर महीने भारत दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं उसमें 10-20%, 25% यूनिकॉर्न भारत में बनते हैं। अब यूनिकॉर्न्स के खत्म होने का दौर है। यूनिकॉर्न कंपनियां बन नहीं रही हैं और जो यूनिकॉर्न हैं वो सिकुड़कर यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। चलिए, तो यूनिकॉर्न्स के लिए अभी भी फिलहाल स्टार्टअप्स के लिए समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन सबके बीच में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अरोड़ा को पूछताछ के लिए 25 जून को समन भेजा था और पूछताछ हो भी रही थी, लेकिन पूछताछ के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक की 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियों को अटैच किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सुपरटेक ग्रुप के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। सर, एक के बाद एक बिल्डर जो है वो भ्रष्टाचार के मामलों में फंस रहे हैं। ये पूरी सेक्टर की समस्या है कि मतलब एक ही तरह के आरोप सब पे लगते हैं, एक ही तरह की गतिविधियां सब जगह देखने को मिल रही हैं? भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की साख को बहुत गहरा बट्टा लगा, और ये सारे ब्रांड जिनको आपने पिछले 7-8 सालों में चारों तरफ चमकते हुए देखा था, अब सड़कों से निकलते समय आपको होर्डिंग्स पर इन ब्रांड्स के नाम दिखाई देते थे। 5 साल बाद आप देखते हैं कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है, किसी को जेल में बंद किया जा रहा है। और हो यह रहा है कि इनकी सबकी मोडस ऑपरेंडी एक जैसी दिखाई देती है भारत के, और भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में कितना बड़ा होल था ये अब खुलकर सामने आ रहा है। मोडस ऑपरेंडी है इनके काम करने का तरीका, ये बैंकों से पैसा लिया, मकान खरीदने वालों से पैसा लिया, उस पैसे से मकान नहीं बनाया, उसका इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह किया, कहीं दूसरी जगह ज़मीनें खरीद ली। सुपरटेक के साथ भी मामला हुआ। सुपरटेक ने जो पैसा जुटाया उससे समूह की अन्य कंपनियों ने अलग अलग ज़मीनें खरीद ली बजाय मकान बनाने के। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में दागी कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। हर दूसरे तीसरे महीने में दिखाई देता है कि कोई न कोई कंपनी किसी न किसी बड़े आर्थिक अपराध में, आर्थिक घोटाले में फंसी हुई है। और ये भारत के भारत का रियल एस्टेट सेक्टर या बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 10-12 साल 15 साल का सफ़र है। 10-15 साल के सफ़र में विपुल किसी एक क्षेत्र में इतना ज़्यादा गिरावट, उसकी साख में इतनी ज़्यादा गिरावट हमारे लिए अप्रत्याशित है, जिसमें कि एक साथ सब जगह ऐसी कंपनियां हैं, बट भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की साख को लेकर गहरे सवाल हैं। और ख़ासतौर से ऐसी स्थिति में जब हमें पता है कि भारत में 4 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख से ज़्यादा यूनिट्स तो अभी बिके ही नहीं हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिनको बेचने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है, और निश्चित रूप से जैसा चौहान जी कह रहे हैं, अप्रत्याशित है कि एक सेक्टर के अंदर इतने सारे मामले भ्रष्टाचार के डिफ़ॉल्ट के सामने आए।
लेकिन अब वक्त हो गया है कुछ और डिफ़ॉल्ट्स की बात करने का और नज़र डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। अब बात करते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स की। जी हाँ, विलफुल डिफॉल्टर्स के कर्ज को सेटल करने के लिए रिजर्व बैंक ने जो आदेश जारी किया है उसे तुरंत लागू करने को लेकर कई बैंकों ने फिलहाल असमर्थता जताई है और रिजर्व बैंक से आदेश को 6 महीने के लिए टालने की मांग भी की है। आदेश को लेकर बैंकों ने अपनी आशंका को रिजर्व बैंक के साथ वित्त मंत्रालय के साथ भी साझा किया है। सर, आरबीआई के इस फैसले पर बैंक इतनी उलझन में क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनके लिए क्या बड़े कंसर्न क्या है? बैंकों की उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है। आरबीआई का यह फैसला बैंकों के एक तरह से गले में फंस गया है। तकनीकी उलझन भी है और नैतिक उलझन भी, हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मामला अब बैंक स्ट्रीट से नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुका है। बैंकों ने सिर्फ आरबीआई से ही नहीं कहा है, नॉर्थ ब्लॉक का दरवाजा भी खटखटाया और एक कहा है कि जो हमसे करने के लिए कहा जा रहा है उससे पहले हमें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। स्पष्टीकरण क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बैंकों से यह कहा जा रहा है कि वो उनसे समझौता करें जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोट एंड कोट में लूटा था, या जिन्होंने जानबूझकर फ्रॉड किया था और धोखाधड़ी की थी, या जिन्होंने कर्ज लेकर विलफुली किसी समस्या के कारण नहीं, किसी आर्थिक संकट के कारण नहीं, बल्कि जानबूझकर डिफॉल्ट किया था, इससे समझौता किया जाए। इसके बाद बैंक ये जानना चाहते हैं कि वो कंपनियां जिन्होंने विलफुल डिफॉल्ट किया, यानी जिन्होंने जानबूझकर बदनीयत से बैंक का पैसा लिया और उसके बाद उसे नहीं चुकाया, उन कंपनियों में और वो कंपनियां जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई हैं, जिन्होंने बैंक्रप्सी कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दी, उनके बीच में फ़र्क कैसे किया जाएगा? अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें विपुल, तो दोनों ने ही कर चुकाने में चूकी हैं। एक कर चुकाने में इसलिए चूकी कि शायद कोई आर्थिक कारण रहा होगा या कोई संकट रहा होगा, कंपनी नहीं चल पाई। दूसरी कंपनी जिसने विलफुल डिफॉल्ट किया, जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, इन दोनों के बीच फ़र्क कैसे किया जाएगा? क्योंकि वहाँ भी बैंक्स को हेयर कट लेना पड़ता है, पर वहाँ उन डिफॉल्टर्स की संपत्ति को बेचा जाता है, उसका पुनर्गठन किया जाता है, उसको बेचकर पैसा चुकाया जाता है और जो क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उनको पैसा दिया जाता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि इनके साथ बैठकर टेबल पर सेटलमेंट कर लिया जाए और इनके लोन्स राइट ऑफ कर दिए जाए, इनको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। बैंकों के लिए गहरी चुनौती है। दूसरी बड़ी बात यह कि बैंक इस बात से डरे हुए हैं कि रिजर्व बैंक की इस राह पर आगे चलते समय उनके सामने आगे विजिलेंस इंक्वायरी का डर तो नहीं आएगा, क्योंकि बैंकों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि कल विजिलेंस इंक्वायरी हो, कल सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, कल कोई चैलेंज करे और फिर हमसे सवाल पूछा जाए कि आपने ये समझौते क्यों कर लिए। इस मामले में उन्हें कोई गारंटी चाहिए, यानी उन्हें रिजर्व बैंक के फैसले पर उतना भरोसा नहीं है। वो वित्त मंत्रालय से इस बात की, सरकार से इस बात की कानूनी गारंटी चाहते हैं कि जो फ्रेमवर्क है इसको लागू करने के लिए विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स के साथ समझौते का ये फ्रेमवर्क लागू करने से पहले उन्हें ये गारंटी मिलनी चाहिए कि उन्हें किसी विजिलेंस की किसी जांच में नहीं फंसाया जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके कारण बैंक फिलहाल अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसे लागू कर सकें। एक आपने कहा कि एक तकनीकी पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है। नैतिक पक्ष वाली बात जो है, एक बार आप फिर से अगर हमारे दर्शकों नैतिक पक्ष जो है वो बैंकों की नैतिक मजबूरी भी बड़ी। नैतिक मजबूरी ये है कि बैंकों ने इन विलफुल डिफॉल्टर्स और इन बैंकों में फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले बना रखे हैं। इनमें उनके अपने कर्मचारी शामिल पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, कहीं किसी के खिलाफ एफआईआर की गई है, उनके खिलाफ बैंकों के अंदर जांच चल रही कि उन्होंने इस कंपनी को मदद की और उसको बैंक को चूना लगाने में या बैंक से कर्ज वापस ना करने में मदद की गई। हमने अभी हाल फिलहाल में कल ही इस बात पर चर्चा की, सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक का पूरा केस चार्जशीट चंदा कोचर के मामले में अभी कोर्ट में सबमिट की, जिसमें स्पष्ट रूप से पता है कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन की मदद के लिए पैसे लिए, रिश्वत लिए। हम इतने बड़े लेवल के ऊपर, चेयरमैन के लेवल के ऊपर ये चीज़ें देख रहे हैं। अब इस स्थिति के बाद बैंक कैसे नैतिक रूप से अब सामने बैठे हुए डिफॉल्टर से या फ्रॉडस्टर से समझौता कैसे कर पाएंगे, और उन कर्मचारियों का क्या होगा जिन कर्मचारियों को ये काम करते समय गलत पाकर आपराधिक मामले में शामिल पाया गया। तो इसलिए नैतिक सवाल भी है, जिस सवाल के कारण भी बैंक कंप्रोमाइज़ करने के लिए, फ्रॉडस्टर और विलफुल डिफॉल्टर से कंप्रोमाइज़ करने के लिए समझौता करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच अदानी समूह की कंपनियों के लिए मुश्किलें अभी भी समाप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयरों में डीलिंग कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के रडार पे हैं ये तीनों कंपनियां। ये पूरा मामला अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अंबुजा सीमेंट से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी को इन कंपनियों के शेयरों में कुछ डीलिंग्स के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग का शक है। फिलहाल सेबी शेयरों की डीलिंग्स को लेकर के जानकारी जुटा रहा है।
उधर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के अदानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इस्तेमाल किया। अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में गौतम अदानी ने कहा कि कई लोगों ने ग्रुप को लेकर न्यूज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत धारणाएं गढ़ी हैं। सर, अब एक और जांच, अब तक एक जांच चल रही थी, अभी सुप्रीम कोर्ट में सेबी की रिपोर्ट आनी है, उस दौरान सेबी ने एक और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला भी सामने आ गया। कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं? विपुल, ये मामला ज़्यादा गंभीर है और अडानी अब ज़्यादा गहरी मुश्किल में उलझते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो चीज़ कि इस मामले का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई सीधा रिश्ता नहीं दिखता। जो सूचना हमारे पास आ रही, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी समूह के व्यापक कामकाज को लेकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ को लेकर थी, जिस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी जांच हो रही है, जैसा आपको विपुल ने बताया, और सेबी ने अपनी जांच की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय मांगा है, जिसमें कि कई विदेशी माध्यमों के जरिए पैसे के लेन देन और निवेश का आरोप है, जिसमें कई शेल कंपनियों का मामला है जो मॉरिशस और अन्य देशों से चलती थी। ये मामला आपकी जानकारी में है, लोग जिस अडानी के समूह को करीब से देख रहे हैं और जान रहे हैं। पर यह बिल्कुल अनोखा और नया मामला है और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है। शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग गहरा और बड़ा अपराध माना जाता है। और पूरी दुनिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सख्त नियम है। यह मामला बना है अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट को लेकर। यह माना जा रहा है कि अडानी समूह के भीतर से कुछ लोगों ने प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस मार्केट में लीक की, ऐसी सूचनाएं दी जिनसे कि बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी ऊपर नीचे हो सकती है। और ये कुछ सूचनाओं के आधार पर की गई जिससे कि शेयरों की कीमतें बढ़ाकर उसमें बेहतर मुनाफे कमाए जा सके। सेबी को इस बात की सूचना मिली। ये काम 2022 में पिछले साल के दौरान अलग अलग लेवल पर कई बार हुआ। पिछले साल अडानी समूह के शेयरों ने ऊंचाई के कीर्तिमान बनाए थे। बिल्कुल हमें याद होगा, पिछले पूरे साल अडानी समूह के शेयरों में जो रिकॉर्ड तेजी दिखाई दी थी, वो सबको याद होगी। सेबी ने अपनी पड़ताल में ये जांचने की कोशिश की है कि इन स्पेसिफिक समय सीमाओं में, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स में जब ये इनसाइडर ट्रेडिंग का शक लगता है, उस समय ऐसा हुआ क्या था कंपनी के भीतर जिससे कि कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी या कीमतों में इतना तेज उतार चढ़ाव आया था। चूंकि इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर नियम बेहद सख्त हैं, जिसको कि हम यूपीएसआई कहते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इनको लेकर नियम बेहद सख्त हैं। तो इसलिए सेबी इस मामले की विस्तार से जांच करेगी। और ये मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अलग इसलिए है क्योंकि अडानी समूह को पहली बार इनसाइडर ट्रेडिंग के किसी मामले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। अब लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल अब ये है, इस जांच से जो कंपनी की आने वाली विस्तार योजनाएं हैं, कंपनी रकम जुटाने को लेकर के बहुत परेशान थी, इक्विटी जारी करने की अब बात हो रही थी, लेकिन अब उन सब पे कितना असर पड़ेगा? इस जांच का कुछ असर पड़ेगा? हाँ, अब एक जांच तो अब अगर आप जांच की सीक्वेंस देखें तो अब एक और जांच इसमें शुरू हो जाती है। एक जांच वो जो सेबी अलग से कर रही हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रोशनी में, अडानी समूह में विदेशी निवेशकों की क्या भूमिका रही, वो विदेशी निवेशक कौन थे, उनका चेहरा क्या था, उनके पीछे किनका पैसा था, इस जांचने में लगी हुई। सेबी ने एक अपनी अलग से जाँच कर ली। एक जाँच की कोई जाँच अमेरिका में की जा रही, उन विदेशी निवेशकों से अमेरिका का अटॉर्नी ये पूछ रहा है, अमेरिका का न्याय विभाग, कानून विभाग ये पूछ रहा है कि उन्होंने अडानी समूह में शेयरों में निवेश क्यों किया, कि जबकि वहाँ पारदर्शिता के सवाल है। और अब ये अगली रिपोर्ट इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच को लेकर है, बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर है। इसका असर, जैसा विपुल ने इशारा किया, स्वाभाविक सी बात है कि इसका असर अडानी समूह के भविष्य की पूंजी जुटाने की योजनाओं पर पड़ेगा। पूरा ताज़ा प्रकरण अडानी समूह का उस समय से ही शुरू होता जब अडानी समूह अपना एफपीओ लेकर आने वाला था, जिसका जिक्र अडानी समूह की तरफ से जारी अपने बयान में और रिपोर्ट में कहा गया था, एफपीओ के दौरान हुआ था। अब एक दूसरा राउंड है, जिस दूसरे राउंड में कंपनी अपनी इक्विटी बेचना चाहती है, हिस्सेदारी बेचना चाहती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, एफपीओ नहीं लाना चाहती। इक्विटी बेचकर उस पैसे के जरिए कंपनी के पास भारी कर्ज का अंबार लगा है, उसे चुकाने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो कर्ज का संकट आगे बढ़ता जाएगा। एक कर्ज के संकट का हिस्सा तो निपटा लिया गया, जहां पर शेयरों के अगेंस्ट लोन लिया गया था उसे वापस कर दिया गया। अब मौजूदा परिस्थिति में अडानी समूह को जब अपने कर्ज चुकाने के लिए पूंजी जुटाने की ज़रूरत है, तो कई सारी नई जांच शुरू हो रही हैं। ऐसी स्थिति में निवेशक भरोसा कर पाएंगे कंपनी पर, जांच को लेकर, चलती हुई जांच को लेकर देखने वाली बात होगी। पर अडानी समूह की पेशबंदी काफ़ी तगड़ी है, कोशिश में है कि वो इक्विटी बेचकर किसी तरह से पूंजी जुटा सकें, लेकिन ये मुश्किल अब थोड़ी ज़्यादा गहरी होती दिखाई दे रही है। तो अडानी समूह के लिए अभी मुश्किलें और गहरी होती हुई दिखाई दे रही हैं भविष्य के लिए, लेकिन एक मुश्किल और रहती है आम आदमी के जीवन में, और वो रहती है कि बुढ़ापे में क्या होगा। जी हाँ, पेंशन को लेकर के हर व्यक्ति चिंतित रहता है,
खासतौर से अब मौजूदा समय में चुनाव लड़े जाते हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के, नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और लोग गारंटीड स्कीम लेकर के चाहते हैं कि इसके लिए कोई गारंटीड रिटर्न हो सकता है क्या पेंशन के अंदर। इस तमाम विषयों को लेकर के हमने बातचीत की है PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती से। पहले एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं कि गारंटीड स्कीम क्या वाकई में आ सकती है, गारंटीड रिटर्न की कोई गारंटी हो सकती है कि इतने % रिटर्न जो है वो पेंशन स्कीम में मिलता रहेगा। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा पहले सुन लीजिए। Pension funds are thinly capitalized. That is how the returns are also quite high, because it's a low cost operation and it is a pass through vehicle. So if you have to ask them to do kind of a guarantee, so obviously they have to bring in more capital. The solvency capital they would have to bring in, which has a cost. And then we have to see from a systemic stability point of view, because then contagion doesn't flow from guaranteed scheme to the existing scheme, which is there, which is thinly capitalized. इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस पर जो है अभी सर थोड़ा सा समय लगेगा, कि गारंटी उन्होंने नहीं ली, कि गारंटी रिटर्न देना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी भी लोगों के मन में असमंजस होगा। और इसके अलावा ये ऐसा विषय है कि बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, तो काफ़ी कुछ विस्तार पूर्वक हमने जो बातचीत की है, अगर आप कुछ बताना चाहें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बकरीद का दिन है, अवकाश रहेगा, और कल हम जो है अपना मनी सेंट्रल का कार्यक्रम नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन आपकी पेंशन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो उसके बारे में चुनाव में क्या वादे होते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन नीति बनाने वाले क्या सोच रहे हैं इस विषय को लेकर के, उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, वो तमाम विषयों को लेकर के हमने विस्तार पूर्वक एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और मनी 9 की एक्सक्लूसिव पेशकश आप शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल के समय जो है वो विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। PFRDA के चेयरमैन खुद हमारे साथ होंगे, वो आपको बताएंगे कि आगे के आने वाले समय में पेंशन को लेकर के सरकार की नीति किस तरीके से आगे रह सकती है। तो कल शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल के समय आप ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुन सकते हैं। सर, काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रहने वाली हैं। विपुल, ये मनी 9 की एक्सक्लूसिव प्रस्तुति है। पहली बार हमने भारत के पेंशन फंड रेगुलेटर का माइंड स्पेस समझने की कोशिश की। आपके दिमाग में भी सवाल होंगे, गारंटीड पेंशन कैसे मिलेगी, पेंशन में रिटर्न की गारंटी कैसे मिलेगी, OPS अच्छी है, NPS अच्छी, पुरानी पेंशन स्कीम में जाने वाले लोग जो NPS छोड़कर आए, क्या भारत में यूनिवर्सल पेंशन हो सकती है? भारत में इतनी असंख्य पेंशन स्कीमें चलती हैं सरकारों के स्तर पर, क्या उन्हें मर्ज करके एक बड़ा पेंशन प्लान लाया जा सकता है? पेंशन इस समय भारत के लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में भविष्य की सुरक्षा नहीं है, आबादी में एजिंग आ रही है, लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। इन सारे सवालों को हमने जानने की कोशिश की भारत के पेंशन फंड रेगुलेटर से। हमने उनसे सीधे सवाल पूछे और एक सवाल का जवाब हमने आपको यहाँ दिखाया कि उन्होंने कहा कि पेंशन पर रिटर्न की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पेंशन प्रोडक्ट जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से रिटर्न की गारंटी नहीं है। जबकि हम पेंशन की जो पुरानी प्रक्रिया से आते थे उसमें जो सरकारी कर्मचारी थे उनको अपने वेतन के एक निर्धारित हिस्से के तौर पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, जो किस्म की गारंटीड पेंशन होती थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जरूरी बातें बताई गई, बहुत कुछ एक्सक्लूसिव बातें बताई गई। PFRDA के चेयरमैन ने कुछ बड़े सुधारों के बारे में बताया, कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताया, जिनका सीधा असर आपके पेंशन निवेश पर, आपकी पेंशन योजनाओं पर पड़ेगा। तो कल छुट्टी का दिन है, कल मनी सेंट्रल के समय आप देखिए मनी सेंट्रल की मनी 9 की एक्सक्लूसिव प्रस्तुति, जहां हम आपको बताएंगे कि भारत का पेंशन फंड रेगुलेटर क्या सोच रहा है आपकी पेंशन के मामले में, और क्या आप इस परिस्थिति में भविष्य में अपनी पेंशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे कानून, कौन से ऐसे नियम बनने वाले हैं जो आपके भविष्य की बचत को प्रभावित करेंगे। तो कल आप शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव पेशकश के साथ। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और महत्वपूर्ण खबरों का जिक्र करते हैं। भारत और अमेरिका के केंद्रीय बैंकों ने भले ही पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी को फिलहाल के लिए रोक दिया हो, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंकों की तरफ से फिर पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक जुलाई के दौरान पॉलिसी दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। हाल ही में अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने भी कुछ ही इस तरह के ही संकेत दिए थे। उधर IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने भी कहा है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक तथा दूसरे बड़े केंद्रीय बैंकों को फिलहाल महंगाई घटाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीद लगाए बैठा हुआ है वो फिलहाल जल्दबाजी होगी। सर, अमेरिका के जो ताज़ा आंकड़े, तमाम बयान जो सामने आ रहे हैं वो किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं?
ब्याज बिल्कुल, दरों में अमेरिका से जो ताजे आंकड़े आए उसमें अमेरिका में हाउसिंग सेल का आंकड़ा आया है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े वो बता रहे हैं कि बाजार में महंगाई की अंतर्धारणा मजबूत बनी हुई है। यानी जैसा लग रहा था कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में मंदी का एक दौर आएगा, वैसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए फेडरल रिजर्व का जो नज़रिया है, जिसको कि मॉनेटरी भाषा में हॉकिश कहा जाता है, आक्रामक कहा जाता है, वो बना रहेगा। और यहाँ से अब ब्याज दरों की पूरी बहसों की गाड़ी दूसरी दिशा में टर्न हो रही है। दुनिया के 3-4 बड़े बैंकर ये मान रहे हैं कि ब्याज दरों में कमी का दौर तो छोड़ दीजिए, ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने का दौर भी नहीं है। फिलहाल एक और बढ़ोतरी हो सकती है 25 बेसिस पॉइंट की। और यदि अमेरिका में ब्याज दरें फिर बढ़ती हैं तो उसका असर हमें पूरी दुनिया में भी दिखाई देगा। हालांकि भारत में अभी भारत के रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कमी का कोई संकेत नहीं दिया, बढ़ोतरी को लेकर इंतजार करने को कहा है। ठीक, चलिए अब कुछ खबरें रह गई हैं, उनको हम फटाफट जो है समेटते हैं झटपट में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई से जारी करने वाली सभी कंपनियों से कहा है कि वे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अपने उन पार्टनर्स के ऐप पर अपने वॉलेट का इस्तेमाल तत्काल रोक दें जो कि रेगुलेटेड नहीं है। एनपीसीआई ने 30 जून तक इस तरह के वॉलेट को बंद करने के लिए कहा है। इस कदम से उन फिनटेक कंपनियों पर असर पड़ने की आशंका है जो अपने प्लेटफॉर्म पर यूपीआई सर्विस शुरू करने के लिए पार्टनर कंपनियों के पीपीआई लाइसेंस का उपयोग कर रही हैं। इनमें ड्रीम 11 समेत कुछ अन्य कंपनियां भी शामिल हैं। तो इन सब पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। ये तमाम निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कर्ज में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट की उड़ानें कब शुरू होंगी, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कंपनी के बारे में मजबूत प्लान सौंपने के लिए कहा है ताकि वे उस प्लान को अपने बोर्ड के सामने रख सकें और बोर्ड कंपनी के लिए 450 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दे सके। उधर कंपनी ने उड़ानों पर लगी रोक को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को एक साथ 2 डाउनग्रेड का सामना करना पड़ा है। बर्नस्टेन और यूबीएस के विशेषज्ञों ने अल्फाबेट को एक साथ डाउनग्रेड किया है। यूबीएस कंपनी की रेटिंग को वाई से घटा करके न्यूट्रल कर दिया गया है और बर्नस्टेन ने रेटिंग को आउट परफॉर्म से घटा करके मार्केट परफॉर्म किया है। दोनों ही कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अल्फाबेट की अप्रोच को लेकर के सवाल उठाया है। सर, इन खबरों पर आपकी टिप्पणी। आखिरी खबर चलते चलते गूगल की खबर महत्वपूर्ण है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को पहली बार बड़े डाउनग्रेड का सामना करना पड़ा और डाउनग्रेड की वजह जानते हैं आप क्या है? वजह यह है कि दोनों बड़ी एजेंसियां बर्नस्टीन और यूबीएस मान रही हैं कि एआई गूगल के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि सर्च की जो दुनिया एआई के साथ आ रही है चैट जीपीटी के साथ, वो सारी चीज़ें गूगल के भविष्य के कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं। यानी वो एआई जिसमें गूगल थोड़ा देर से आया बाढ़ लेकर, वही अब गूगल की अल्फाबेट की चुनौती बनने वाला है। ये स्पेस काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। तो इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। अंशुमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को समेटते हैं और कल अवकाश रहेगा, लेकिन हमारी एक्सक्लूसिव पेशकश शाम को 7 बजे आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके और हम सबके पेंशन से जुड़ा हुआ मसला है। उस पर तमाम विस्तारपूर्वक बातचीत हुई है और लगातार मनी 9 के ऐप पर, मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर लगातार दिन भर कार्यक्रम आते रहेंगे। तो आप मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप